हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश में पढ़ेंगे चोल वंश, जिसका जो कार्यकाल है वो 850 से 1279 है। ठीक है, और ये जानते हैं कि चोल साम्राज्य जो है और चोल शासक हैं बहुत ही फेमस हुए हैं, दक्षिण भारत के प्रमुख शासकों में गिने जाते हैं और साथ ही साथ वह दक्षिण पूर्व एशिया देशों से भी काफ़ी अच्छे संबंध रखते थे। तो ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि चोल जो साम्राज्य था उनमें सबसे प्रमुख शासक कौन कौन थे। तो देखते हैं, सबसे पहला जो शासक हैं वो हैं विजयालय। चोल साम्राज्य की स्थापना जो किया थे वो विजयालय किए थे 850 से। इनका जो कार्यकाल था 850 से 887, और ये प्रथम शासक थे। तो क्वेश्चन ये आएगा कि चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो विजयालय थे। ठीक है, दूसरा है आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम जो है सेकंड जो शासक थे, आदित्य प्रथम। थर्ड जो है परांतक प्रथम है। फोर्थ है परांतक द्वितीय। राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, ये इनके पुत्र थे। राजाधिराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय। नेक्स्ट देखते हैं वीर राजेंद्र कुलोत्तुंग प्रथम, विक्रम चोल कुलोत्तुंग द्वितीय, राजराज प्रथम, राजाधिराज द्वितीय, कुलोत्तुंग तृतीय, और जो लास्ट शासक थे वो कौन थे, राजेंद्र तृतीय। क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि चोल वंश के प्रथम शासक कौन थे, तो विजयालय। प्रमुख शासक बोलेंगे तो आएगा परांतक प्रथम। ठीक है, ये आदित्य प्रथम कहेंगे क्योंकि वास्तविक जो साम्राज्य की स्थापना जो किए थे वो आदित्य प्रथम। चोल अंतिम चोल शासक का नाम क्या था, तो राजेंद्र तृतीय था, ये अंतिम शासक थे। हालांकि कुलोत्तुंग तृतीय और राजेंद्र तृतीय के बीच में 2-3 शासक और हुए हैं जिनका नाम नहीं दिया गया था। ठीक है, ये ईस्वी के साथ हम बता रहे थे। देखिए, चोल शासक जो आपको हम सीरीज बता रहे हैं वो इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि कभी कभी जो है वो क्वेश्चन सीरीज से आने लगे। टफ अगर क्वेश्चन बनाना होता है तो सीरीज पूछ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन ये है कि राजराज प्रथम, उसके बाद दे दिया राजाधिराज प्रथम, उसके बाद कुलोत्तुंग द्वितीय, फिर कुलोत्तुंग तृतीय। तो ये सीरीज बैठाना होगा जो आपको पता होगा तो। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। सबसे पहले किसी भी साम्राज्य का प्रथम शासक और अंतिम शासक जरूर याद कीजिएगा। अब यहाँ पे है चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य कहाँ कहाँ था, तो यहाँ पे देखते हैं कि चोल साम्राज्य का जो शासन था, साम्राज्य स्थापित था, वो यहाँ था। ठीक है, ये वाला क्षेत्र था, है ना, इतना जो देख रहे हैं ये चोल साम्राज्य था। ठीक है, और ये अनुराधापुर, ये सब जो क्षेत्र था राजराज के द्वारा उत्तरी क्षेत्र, और राजेंद्र उनके पुत्र जो थे राजेंद्र प्रथम के द्वारा इन सभी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया गया था। ठीक है, यह चोल साम्राज्य था। सतपुत्र, केरल पुत्र, इन सब जो नाम है ना, इन सब नामों का जो उल्लेख किया गया है वह शिव के अभिलेख में किया गया है, ये आप जानते होंगे। ठीक है, और चोलों का जो साम्राज्य था वो बंगाल की खाड़ी क्षेत्र और फिर ये दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों तक भी चला गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ और इस वंश के संस्थापक विजयालय थे। इसकी राजधानी तंजौर थी। तंजौर कहाँ है, यहाँ है। तंजौर जो था ये राजधानी चोलों की राजधानी थी। चोलों की राजधानी कहाँ थी, तंजौर थी, है ना। ये तंजौर यहाँ पे क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पे चोलों की राजधानी थी तंजौर, आप इसे ध्यान रखिएगा। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशंभु शूदिनी देवी का मंदिर बनवाया था। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा, विजयालय के द्वारा। और चोलेश्वर मंदिर का भी निर्माण विजयालय के द्वारा कराया गया था, तो इसे भी याद रखिएगा। चोलों का स्वतंत्र राज आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंड राम की उपाधि धारण की। तो क्वेश्चन ये आएगा कि कोदंड राम की उपाधि किसने धारण की, तो आदित्य प्रथम ने धारण की। तकोल्लम के युद्ध में, ये आपको हम पढ़ा दिए हैं पिछले लेक्चर में, तकोल्लम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक को पराजित किया। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा।
अब प्रथम प्रमुख जो शासक है, सबसे प्रसिद्ध शासक राजराज प्रथम हुए। राजा प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और वहां के राजा महिम पांचवें को भगाकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन में शरण लेनी पड़ी। यानी जो राजराज जो प्रथम शासक थे, इन्होंने श्रीलंका पे आक्रमण किया और श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र पर अपना साम्राज्य भी स्थापित कर लिया था। उस क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिलाया भी। राजा प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुमडी चोल मंडलम बनाया और पेलनरुवा को इसकी राजधानी बनाया। मतलब कि एक नया प्रांत भी बनाया और राजधानी भी बना दिया उस प्रांत को। राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था और इसने तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, जो शिव मंदिर था। राजराजेश्वर मंदिर को क्या कहते हैं? बृहदेश्वर मंदिर कहते हैं। और ये यहाँ पे मैप देख रहे हैं, राजराजेश्वर मंदिर है ये। और ये पूर्णतः जो है वो द्रविड़ शैली में बनाया गया है। दक्षिण भारत के प्रमुख जो मंदिर हैं वो मुख्यतः द्रविड़ शैली के हैं। चोलों के द्वारा जो मंदिर जो स्थापित किया गया था वो द्रविड़ शैली की पराकाष्ठा थी। बहुत ही ऊंचे ऊंचे गोपुरम बनाए गए थे, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। राजेंद्र प्रथम जो राजराज प्रथम के पुत्र थे, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण कराया। ठीक है, ये राजेंद्र प्रथम के बारे में इतनी सारी जानकारी दे रही हूँ। यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि इनके समय में क्या था कि चोलों का झील कहा जाता था। बंगाल के झील को चोलों का झील कहा जाता था। ठीक है, और राजेंद्र प्रथम जो है, राजेंद्र प्रथम को स्मिथ जो एक इतिहासकार है, उन्होंने दक्षिण भारत का नेपोलियन जो है वो राजेंद्र प्रथम को कहा है, तो आप इसे याद रखिएगा। राजेंद्र सेकंड ने प्रकेशरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। यह क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य भी शांति स्थापित करने में गोवा के कदम शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवाया था। कुलोत्तुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था। यह क्वेश्चन आ चुका है कि कुलोत्तुंग किस चोल शासक ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज यानी विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था? तो कुलोत्तुंग द्वितीय ने। कालांतर में वैष्णवाचार्य रामानुजाचार्य जो अद्वैतवाद के संस्थापक भी हैं, ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्रतिष्ठापित किया। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। अब चोलों की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो देख लेते हैं कि किस प्रकार थी। सबसे पहले क्या है ना कि चोल में जो थे, चोल साम्राज्य जो था वो अधिकारी थे वहाँ पे। ठीक है, दो प्रकार के अधिकारी होते थे। पहला जो अधिकारी होते थे वो उच्च अधिकारी होते थे, दूसरे अधिकारी निम्न होते थे। और ये जो उच्च अधिकारी होते थे उन्हें पेरुंदनम कहते थे, यानी परम, इसे याद कीजिएगा, परम मतलब प्रमुख, पेरुंदनम। और निम्न जो अधिकारी होते थे उन्हें शैरुंदनम कहा जाता था। आप इसे याद रखिएगा। साम्राज्य का विभाजन जो होता था, साम्राज्य का विभाजन जैसे राज्य में है पूरा साम्राज्य है, राज्य है। मंडलम को प्रांत कहा जाता था, मंडलम है। वलनाडु जिसको कोट्टम कहा जाता था, जी जो कमिश्नर हो गया, वर्तमान में कमिश्नरी हो गई वलनाडु, जिसे कोट्टम कहा जाता था। नाडु यानी जिला। कुर्रम मतलब गांव का समूह होता था, बहुत सारे गांव का समूह को कुर्रम कहा जाता था। और लास्ट में ग्राम होता था। आप ये सीरीज याद कर लीजिएगा, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में सीरीज बैठाने के लिए आता है। ओके, तो आप इसे याद रखिएगा। अब नगरीय व्यवस्था क्या थी? चोलों की नगरीय व्यवस्था, नगर तो होंगे ही। नाडु की स्थानीय सभा को नाटूर एवं नगर की स्थानीय सभा को नागरताल कहा जाता था। वेल्लार जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार, ये क्वेश्चन आ चुका है कि वेल्लार कौन थे? ये क्या थे? धनी किसान थे, है ना। ये क्वेश्चन आ चुका है कि वेल्लार किसे कहा जाता था? वेल्लार कौन थे? तो धनी किसान। वेल्लार जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था और उसमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाले वेलन या किसान
अय्यर यानी प्रधान जैसी उपाधि दी जाती थी। ठीक है, और ये क्या होता थे, ये एक राजकीय पद होते थे। ठीक है, जो दिया जाता था भूस्वामियों को, वेल्लार की शान को। अब ये जानते होंगे कि चोलों की जो स्थानीय व्यवस्था थी बहुत ही उन्नत थी, और ये चोल जो है वो विशेषकर स्थानीय व्यवस्था के बारे स्थानीय व्यवस्था को संचालित करने में प्रसिद्ध है। इतिहास में स्थानीय व्यवस्था चोल प्रशासन की एक मुख्य विशेषता थी इनकी। और उर सर्वसाधारण लोगों की समिति होती थी। जैसे देखिए स्थानीय व्यवस्था जो थी ना, वो उर में सभा और महासभा में और नगर में ये विभाजित होता था। ठीक है, तो उर सर्वसाधारण लोगों की समिति होती थी, जिसका कार्य होता था सर्वसाधारण कल्याण के लिए तालाबों, बाग बगीचों का निर्माण करना। ठीक है, और उसके लिए गांवों की भूमि का अधिग्रहण करना होता था, और ये काम होता था उर का। तो क्वेश्चन ये आता है कि उर जो था वो क्या था, तो ये सर्वसाधारण सभी लोगों की समिति होती थी। ब्राह्मणों को दी गई कर्मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था, और दान दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहा जाता था। ये अलग सा है। चोल सेना का सबसे संगठित अंग जो था वो पदाति सेना था। ठीक है, पैदल चलने वाले सेना होते थे चोलों का। दूसरा जो अंग हम देखते हैं वो उर के बाद क्या आता है, सभा और महासभा। यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मणों बस्तियों की सभा होती थी, जिसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। ठीक है, और यह सभा वारियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्यों को संचालित करती थी। मतलब कि जिन्हें स्थानीय व्यवस्था को संचालित करने का जो काम होता था वो जो संचालित करते थे वो कौन करते थे, तो वरियम करते थे। वरियम को समिति भी कहा जाता था। सभा की बैठक गांव के मंदिरों, जैसे कि कार्य जो होता था, जैसे कि गांव के कार्य को किस प्रकार संचालित किया जाना चाहिए, तो उसके लिए एक प्रॉपर बैठक होती थी। या तो मंदिरों के पास होती थी, या वृक्ष के नीचे होती थी, तालाब के किनारे होती थी। ठीक है, व्यापारियों की सभा को नगरीय कहा जाता था। ठीक है, चोल काल में भूमिकर उपज का 1/3 भाग लिया जाता था। ठीक है, गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतन भोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहा जाता था। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ये है कि समिति जो होती थी, समिति में क्या होता था कि 30 सदस्य होते थे। 30 सदस्य होते, जिसे 5-5 में विभाजित किया जाता था। ठीक है, और ये समिति जो होती थी, समिति में भी कैटेगरी बटा हुआ था कि जो समिति के सदस्य होंगे उनके क्या क्या मतलब क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो योग्यता जो होती थी वो होता था सबसे पहले कि व्यक्ति जो हो वो 35 से 70 वर्ष के बीच हो। एज क्या हो, 35 से 70 वर्ष के बीच हो। 1.5 एकड़ भूमि हो उसे। ठीक है, अपनी भूमि में बने मकान रहना चाहिए। वैदिक मंत्रों का ज्ञाता होना चाहिए। अगर ये सब क्वालिटी योग्यता होता है तो समिति का सदस्य बन सकता था। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान योग बात ये है कि समिति जो होते थे वो कई प्रकार के होते थे। ठीक है, सबसे पहले हम कहेंगे कि जो समिति होती थी टोट्टा वरियम होती थी। टोट्टा वरियम होती थी, जो होता था उद्यान समिति। ठीक है, उद्यान समिति होता था। ठीक है, सेकंड जो समिति होता था पोन वरियम जिसको बोलते हैं पोन वरियम। ये क्या होता था, ये स्वर्ण समिति होती थी। तीसरा जो है एरी वरियम होता था। एरी वरियम ये जो होता था तालाब समिति, तालाब जो गांव में तालाब होते हैं ना उसकी समिति होती थी। चौथा है पंचवार समिति, पंचवार वरियम जिसको बोलते हैं, ये अस्थायी समिति होती थी। ठीक है, सेकंड जो अगला जो है वो संवत्सर वरियम होता था। संवत्सर वरियम ये होता था वार्षिक समिति। ठीक है, ये सब सारे समिति होते थे जो गांव की जो स्थानीय व्यवस्था होता था उसका प्रॉपर रूप से संचालन किया जाता था इन समितियों के माध्यम से, जिसे वरियम कहा जाता था। अब देखते हैं चोलकालीन कला एवं संस्कृति और साहित्य। चोल काल में कलंजू जो होते थे सोने के सिक्के होते थे। तो क्वेश्चन ये आएगा कि कलंजू, चोल काल में कलंजू क्या था, तो कलंजू जो था वो सोने के सिक्के थे। तमिल कवियों में जयगोंदर प्रसिद्ध था, आप इसे याद रखिएगा, जो कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि था। तो क्वेश्चन ये आएगा कि कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि कौन था,
तो जयगुंदर था और इसकी रचना जो थी वो कलिंग टू परनी थी। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं कौन कौन? तो ये पन्न है, पंप है, ये क्या है, पंप है, रन है और पोन है। इसे कहते हैं कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न, जो आप इसे याद रखिएगा। पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय सार या निचोड़ कहा है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। पर्सी ब्राउन जो हैं वो भारतीय कला और कला के सांस्कृतिक जो पुरोधा हैं, जो बहुत ज़्यादा इन्होंने इन चीज़ों पे रिसर्च किया है। तमिल साहित्य के त्रिरत्न किसे कहते हैं? तो पुगलेंदी है ना, कंबन है और ओट्टाकुट्टन है। आप इसे याद रखिएगा। कला एवं साहित्य, चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। अब इसे याद रखिएगा कि ईशान शिव जो हैं वो शैव संत थे। चोल काल 10वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपत्तनम था। कावेरीपत्तनम जो था वो चोल काल का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता उसे तनियर कहा जाता था। तो आप इसे याद करिएगा कि तनियर किसे कहा जाता था। ये चोल काल में क्या है ना कि बहुत सारे वर्ड ऐसे थे, साउथ के बहुत ऐसे वर्ड होते थे जो क्वेश्चन में आते हैं, जो हमें पता नहीं होता था। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे है ना कि ये क्वेश्चन आएगा कि तनियर किसे कहा जाता है ना। उत्तर मेरु शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है, परांतक प्रताप के शासनकाल से संबंधित है। मतलब ये है कि उत्तर मेरु शिलालेख में क्या है कि स्थानीय व्यवस्था का उल्लेख किया गया है और ये जो उत्तर मेरु अभिलेख है वो परांतक प्रथम शासक से जुड़ा हुआ है। चोलों की राजधानी कालक्रम में ये आगे बढ़ता ही गया है। जैसे प्राथमिक जो राजधानी थी, प्रथम राजधानी थी उरैयूर थी, उसके बाद तंजौर हुए, गंगैकोंड हुआ, चोलपुरम हुआ और लास्ट कांची हुआ है। ठीक है, चोल काल में विशाल व्यापारी समूह होते थे। जैसे देखिए चोल काल में क्या होता था ना कि चोलों की जो सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्थाएं भी संचालित की जाती थी और जो आर्थिक व्यवस्था जो संचालित की जाती थी वो दो वर्गों में बटा हुआ था। एक है आंतरिक व्यापार और दूसरा है बाह्य व्यापार। तो यहाँ जो थे ये व्यापारी वर्ग बहुत ज़्यादा ही थे। व्यापारियों का समूह जो था वो साउथ में बहुत ज़्यादा था और चोलों में भी व्यापार व्यवस्था काफ़ी संचालित होती थी। व्यवसायियों की जो सभा का नाम होता था वो श्रेणी कहे जाते थे। आप इसे ध्यान रखिएगा, श्रेणी कहा जाता था। श्रेणी। और शिल्पी का जो संगठन होता था उसे पुग कहा जाता था, पुग। तो ये व्यापारियों के सभा का नाम था श्रेणी। अब पुग जो होता था वो शिल्पियों का संगठन होता था। आप इसे ध्यान रखिएगा। और जो था वो चोल काल में जो था वो नारियल का उद्योग काफ़ी ज़्यादा होता था। तो आप इसे भी याद रखिएगा। व्यापारी समूह में कौन कौन थे? तो वलिंजियार थे, नाना देसी थे और मणिग्रामम थे। ये क्या थे कि ये विदेशी व्यापार में अपना कार्य संचालन करते थे। तो आप इसे याद रखिएगा। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। निम्न में से किस शासक को सुंदर चोल कहा जाता है? ठीक है, बताएं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी ये हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चोल काल में कलम किसे कहा जाता था? चोल काल में कलम, जिससे आप वर्तमान में अभी लिखते हैं, तो चोल काल में क्या कहा जाता था कलम को? सिक्के, नमक, अनाज के माप और सुपारी किसे कहा जाता था? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा इसका। ऑप्शन सी अनाज के माप को कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शालाभोग किस प्रकार की भूमि होती थी?
पहला में है ब्राह्मणों की सामूहिक भूमि, दूसरा है मंदिरों को दी गई भूमि, तीसरा है ब्राह्मणों को दी गई भूमि और चौथा है शैक्षणिक प्रयोजन के लिए दी गई भूमि। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। ओके, शैक्षणिक प्रयोजन के लिए दी गई भूमि को कहते थे शाला भोग। और भी देख लेते हैं यहाँ पे कि वेलन वगाई जो होता था वो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती थी, उसे कहते थे वेलन वगाई। ब्रह्मदेव भूमि किसे कहते थे? तो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव भूमि कहते थे। देवदान, मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि को देवदान कहते थे। और पल्ली चंदम, जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को पल्ली चंदम कहा जाता था। आप इसे याद रखिएगा, पल्ली चंदम तो जरूर याद रखिएगा, ठीक है, यह क्वेश्चन आता है अक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राज किन दो नदियों के मध्य स्थित था? आप बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। ये पेन्नार और वेल्लारू नदी है ना, पेन्नार ये पेन्नार और वेल्लारू नदी के बीच ये चोल था, ठीक है, ये चोल साम्राज्य था। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हिरण्यवेल्लाक ये नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस शासक को सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला चोल शासक कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा, कुलोत्तुंग प्रथम को कहा जाता है, ठीक है। ये सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले शासक थे, कुलोत्तुंग प्रथम। और ये मिश्रित शासक थे, ठीक है, आप इसे याद भी रखिएगा, ये मिश्रित शासक थे, यानी कि चोल और चालुक्य, जो चालुक्य वेंगी जो पढ़ाए थे, तो चोल और चालुक्य वेंगी के मिले जुले रूप थे, ठीक है। किस शासक को स्मिथ ने दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा था? तब बताएं किसे कहा जाता है दक्षिण भारत का नेपोलियन? ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रथम को, जो राजराज के पुत्र हैं, इन्हें कहा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चोलों की स्थानीय स्वशासन की जानकारी निम्नलिखित में से किस चोल शासक की अभिलेख से संबंधित है? इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, परांतक प्रथम का उत्तर मेरु अभिलेख, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चोल शासक है और उसकी उपाधि है, क्या क्या है उपाधि? तो विजयालय, जो चोल वंश के संस्थापक थे, विजयालय 1850 ये 850 से 87। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की, परांतक प्रथम ने मदुरै कोंड की उपाधि और वीर चोल की उपाधि, ठीक है। साहसी चोल कहा जाता है परांतक प्रथम को, ठीक है। परांतक द्वितीय को सुंदर चोल कहा जाता है। और एक पॉइंट और है कि परांतक प्रथम को उत्तम चोल भी कहा जाता है, उत्तम चोल है ना, उत्तम चोल कहा जाता है परांतक प्रथम को। परांतक द्वितीय को सुंदर चोल कहा जाता है और उपाधि भी धारण किया है। राजराज प्रथम को चोल मार्तंड, चोल नारायण, जय गोंड और पंडित चोल की उपाधि धारण की है। राजाधिराज प्रथम विजय राजेंद्र की उपाधि धारण किया, वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की और विक्रम चोल ने त्याग समुद्र की उपाधि धारण की, ठीक है। और कुछ जो है ना चोलकालीन शब्दावली है, जैसे वडेक्कार को राजा के व्यक्तिगत अंगरक्षक कहा जाता है, वडेक्कार, जैसे वडेक्कार को
चोल काल में क्या कहा जाता था, तो राजा के ये अंगरक्षक होते थे। कलम, तो कलम आपको हम बता दिए कि अन्न के तौल की इकाई थी। कांसू, सोने और तांबे के सिक्के होते थे। ठीक है। आयाम, आयाम, आयाम जो होता था ये क्या होता था, राजस्व होता था, राजस्व, राजस्व होता था, रेवेन्यू होता था। ओके। नेक्स्ट देखते हैं कि वेलाल, वेलाल तो आपको बता दिए कि बड़े भूस्वामी या कृषक वर्ग होते थे। शाला भोग शैक्षणिक प्रयोजन के लिए दी जाने वाली भूमि होती थी। ठीक है। वेली, वेली जो होती थी, वेली, वेली जो होती थी वो भूमि माप की इकाई होती थी। ठीक है। भूमि माप की इकाई होती थी वेली, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन और है कि जो राजराज के द्वारा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था, उसमें दक्षिण भारत के दूसरे बड़े नंदी मूर्ति स्थापित किया गया था या बनाया गया था। पहले जो बड़े नंदी की मूर्ति जो स्थापित किया गया था वो लेपाक्षी मंदिर में, नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति लगाई गई थी लेपाक्षी मंदिर में। ठीक है। चोल काल में धातु कला हेतु तंजौर प्रसिद्ध था। तंजौर क्या था, तो तंजौर जो था वो चोलों की राजधानी थी। ये धातु कला के लिए प्रसिद्ध था। और धातु कला में क्या था, वो नटराज की मूर्ति सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थी। ठीक है। तो आपका चोल जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दक्षिण भारत के अन्य प्रमुख वंश जो छोटे छोटे हैं और इनके समकालीन हैं। यादव वंश है, होयसल वंश, गंग वंश, कदम वंश, और भी छोटे होंगे तो मैं बता दूंगी। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, ओके, थैंक यू।